मैं बिलावर की रेस्ट हाउस में स्वागत करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी थी कि आज मोदी शासन के जो 11 साल पूरे हो रहे हैं उसके विषय पे एक पत्रकार वार्ता यहाँ पे की जानी थी, जिसमें पार्टी ने मुझे नियुक्त किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ शामिल यहाँ के जिलाध्यक्ष मेरे भाई गोपाल कृष्ण जी, उनके साथ जम्मू से आप भली भांति जानते हैं, आप ही के इसी क्षेत्र के हैं, बलदेव सिंह बलोरिया जी, ये म्यूनसिपल काउंसिल जो हमारी जम्मू की थी उसके डिप्टी मेयर भी रहे हैं। इनके कार्यकाल में जितने वहाँ पे विकास कार्य हुए हैं वो पूरी एक बुकलेट इन्होंने वहाँ पे प्रकाशित की थी। उनके साथ यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी, वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले लगभग 2-3 वर्षों से वो इस पद पे विराजमान है और दिन रात लोगों के कार्य के लिए प्रयासरत है। उनके साथ हमारे डीडीसी मेंबर भी यहाँ के जुझारू नेता नारायण दत्त तिवारी जी, महामंत्री जायसवाल जी, हमारी बहनें जो मुझसे बड़ी हैं, मेरी दीदी जो छोटी हैं वो भी मेरी छोटी बहन है। यहाँ पे हमारे दसोत्रा जी म्यूनसिपल काउंसिल के जो चेयरमैन रहे हैं, बड़े ही हमारे एक वरिष्ठ नेता, मैं इनका तारुफ थोड़े पीछे थे, पंडित अशोक खजूरिया जी, जो रेफ्यूजी हमारा सेल है भारतीय जनता पार्टी का, पूरा दिन रात उसी में प्रयासरत रहते हैं। और जितने भी हमारे स्पोक्स पर्सन भाई विक्रम सुंबरिया जी, मोहित गुप्ता जी, सभी का यहाँ पे स्वागत है। और साथियों, बेसिकली क्या है कि 11 वर्ष के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सीमित नहीं कर सकते। मेरे लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि अंग्रेजी में एक शब्द होता है क्रक्स। आई विल टेल यू द क्रक्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, जो उन्होंने किए हैं। मैं पहले अपनी बात रखूंगा, उसके बाद यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो आई विल टेक वन बाय वन। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं थोड़ी सी बात रखूंगा 2014 से पहले। 2014 से पहले जब यूपीए का यहाँ पे लगभग 10 वर्ष का शासन था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जैसे कि आप जानते हैं, जिन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, उनके ऊपर एक पूरी मूवी बन के आई थी। उन्हीं के जो प्रेस सचिव थे संजय बारू, उन्होंने एक किताब लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उनके ऊपर एक पूरी फिल्म भी बनी थी। वो दर्शाया गया था किस प्रकार का एक कयास था उस दौरान, किस प्रकार जो हमारी कंट्री थी, लगभग जो 5 फ्रेगाइल कंट्रीज थी जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई थी, उसमें भारत एक था। और आज यदि आप भारत देखें तो भारत लगभग चौथे नंबर पे है। उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो वो एक उस समय का शासन था जब 26/11 था, कभी बेंगलोर में धमाके, कभी जयपुर में धमाके, कभी चंडीगढ़ में धमाके। आम जनमानस जो था बिल्कुल अपने आप का सुरक्षित महसूस करता था। और जम्मू कश्मीर जिस प्रदेश से है, यहाँ पे लगभग एक ऐसा शासन था, इस प्रकार का शासन था कि जिसमें आप यदि कहें तो जो सिगरेट की डब्बियां होती थी, हमने वो भी दौर देखा है, उनके ऊपर भी अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाते थे। इस प्रकार का शासन था। फिर एक आशा की किरण उस दौर में निकली और इस देश की बागडोर हमारे बड़े ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने संभाली। और वो जो 11 वर्ष का कार्यकाल था, चलते चलते आज हम 2025 में आ गए हैं। ये जो एक कालखंड है, ये एक कालखंड अपने आप में अभूतपूर्व कालखंड है। और मैं ये कहूंगा कि मोदी जी की ये अकेले यात्रा नहीं है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ही हूं कि जिसने सब कुछ कर दिया। उन्होंने कहा 140 करोड़ लोगों को लेके मैं साथ चला हूं। उनके तप बलिदान का, ये त्याग का ये परिणाम है कि आज भारत इस जगह पे खड़ा है जिस जगह पे भारत की अपनी एक अहमियत है। और वहीं पे आप देखें 2011 से यदि आप देखें तो उन्होंने छोटी छोटी शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस समय के लोगों ने कहा कि देखिए ये क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑपोजिशन के ये नेता थे। लेकिन आज वही चीज देखिए कि आज वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उन्होंने एनडीए में रास्ते खोले। हमारी जो बहनें हैं उन्हें स्थायी कमीशन मिल रहा है। और आज वही हमारी जो बहनें हैं वो कंधे पे बंदूक टांग के सीमा में सुरक्षा कर रही हैं। और वही जो बहनें हैं, आज आपने देखा कि किस प्रकार सिंदूर ऑपरेशन में उन्होंने अपना एक बड़ा जो रोल है, भूमिका निभाई है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज कही कि जब उन्होंने ये कहा कि आपने शौचालय नहीं है, सिर्फ हमारी जो बहनें हैं जब भी गांव में हम जाते हैं, शाम ढलते ही उन्हें जो अपना नित्य क्रम है उसके लिए जाना पड़ता है। तो इस देश में उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। और आज की यदि अपन रिकॉर्ड देखें, सेंसस देखें, लगभग 15 करोड़ शौचालयों का उन्होंने निर्माण किया है और हर घर में उन्होंने एक शौचालय दिया है। ये देखो छोटी छोटी चीजें थी, इन्होंने बड़ा परिवर्तन इस देश में लाया। और उससे भी बड़ी बात, जो हमारे देश का जनमानस था जिसमें रेडी फड़ी वाले थे, दैनिक मजदूर थे, उन्होंने कभी बैंक का दरवाजा ही नहीं देखा था। आज उन लोगों के जिनमें ये जो चीजें आपको कह रहा हूं, आप गूगल कर लीजिए, मुझे गलत साबित कीजिए, ये ऑन द रिकॉर्ड है। आई एम कोटिंग विद ऑल दिस फैक्ट्स एंड फिगर। मैं कोई अपने मन गलत, केवल हम सब लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं बैठे, आपके साथ आंकड़ों से बात कर रहे हैं। और उसी जो जनधन आंकड़े, जनधन जो उन्होंने अकाउंट खुलाया, हमारा जो आम निम्न वर्ग मजदूर वर्ग था वो बैंकों तक पहुंचा। और इसी देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि यदि केंद्र से 1 रुपया चलता है, बड़ी मशहूर कोटेशन है कि पहुंचते पहुंचते 10 पैसे तक पहुंचता है। लेकिन आज मोदी जी ने यह कर दिया
दिखाया है कि जब केंद्र से 2 रुपए भी चलते हैं तो वो डायरेक्ट जो खाता धारक है उसके तक पहुंचते हैं। करोड़ किसानों को आज की तारीख का यदि आंकड़ा देखें, लगभग 4 लाख करोड़ उनके खातों में डिजिटली ट्रांसफर हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें थी। और उसके बाद यदि हम और उससे आगे बढ़े, जब 2014 से पहले जिसे आप कहते हैं स्मॉल स्टार्टअप, जबकि हमारे ये जो लोग हैं वो जो अपना बिजनेस लेके कुछ उद्योग स्थापित करते हैं, ये भी एक आंकड़ा है। पूरे देश में उस समय 100 ऐसे स्मॉल स्टार्टअप्स थे। यदि आप आज 2025 में देखें तो लगभग 3 लाख स्मॉल स्टार्टअप्स हैं। जैसा हमारे नौजवान, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने कुछ किया है, वो मुद्रा लोन के तहत अपना काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि थी। और उसके बाद यदि भी अभी अब मैं राष्ट्रीय परिवेश में मोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीमित भी किया जा सकता, लेकिन आई एम कोटिंग द क्रैक्स, जो क्रैक्स था। उसके बाद यदि आप देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था, डिफेंस में एक्सपोर्ट था, आज लगभग 34% हमारे जो वेपन्स है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश तीर है, कई ऐसी चीजें। और सबसे बड़ी जो अब की अचीवमेंट है, जिस प्रकार अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि S-400, जिसे सुदर्शन 400 कहा था, उसने किस प्रकार दुश्मन को नेस्तनाबूद किया है। अब रशिया के साथ ही मिलकर S-500 का निर्माण भी इसी देश में होगा। ये एक सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात थी। और यदि हम उससे भी आगे बात चले कि पिछला कार्यकाल देखें यदि आप, तो हर मंत्री के ऊपर घोटाले के आरोप थे। कोई भी मंत्री, मनमोहन सिंह की आधी कैबिनेट जेल में थी, चाहे कनिमोझी लीजिए, डी राजा लीजिए, चाहे आप दूसरे नेताओं का नाम कोट कीजिए, सबके अंदर होते, चाहे शिवराज पाटिल देखिए, सबके अंदर उनमें इतनी इनसेंसिटिविटी थी कि जब 26/11 का वो मुंबई के ताज होटल में अटैक किया जाता है तो शिवराज सिंह चौहान, शिवराज पाटिल, आपको याद होगा, वो एक दिन में 3 ड्रेसेस उन्होंने बदली। और जब वो वहां पर दौरा करने गए तो मशहूर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल को लेके अपने साथ गए, राम गोपाल वर्मा को लेके साथ गए, ताकि वो देखे, लोकेशन देखे, इस प्रकार की फिल्म बनाई। ये इस प्रकार की उनकी मानसिकता थी। लेकिन आपने यहां भी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि 26/11 जब हुआ उस समय भी हमारी एयरफोर्स ने कहा था कि आप हमें परमिशन दीजिए, हम वहां पे एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन ये वो नहीं माने थे। उस समय का कमजोर नेतृत्व यासीन मलिक के लिए वो रेड कारपेट बिछाता था, इन सब लोगों को वहां बुला के दावत देता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद देखिए, सब लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और पाकिस्तान को उसका ऐसा सबक सिखाया है कि ये सब आपके सामने जो 3 बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह देखें कि देश में एक नक्सलाइट एक बहुत बड़ी समस्या थी। लगभग 26 जिले जो थे बहुत पूरी तरह से नक्सलाइट से ग्रस्त है। लेकिन अभी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि जनवरी तक हम नक्सलाइट को पूरी तरह से इस देश में समाप्त कर देंगे। अब जो थोड़ा बहुत जो नक्सलाइट छत्तीसगढ़ या वहां कुछ रीजन्स में बचा है, वो भी अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। ये एक सबसे बड़ी जो आपके लिहाजे से मैं बता दूं, सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट है। उसके बाद यदि आप देखिए, जैसे बिलावरा, यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या या ऐसे कुछ क्षेत्र थे, लेकिन वही मोदी जी के आने के बाद लगभग 15 करोड़ लोगों को जल योजना से जोड़ा गया है। और अभी जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट है कि 3 लाख करोड़पति जो दीदियां हैं उन्हें बनाया जाएगा। और उससे बड़ी बात देखिए, आज हम भी देख रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां यूज करना शुरू कर दी। हम अपनी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल डीजल पे कम करते जा रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां देखिए, ये भी उनका है, उन्होंने इतनी सब्सिडी दी। और अभी भी जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला, एलॉन मस्क की कंपनी है, उसके साथ भी हमारी जो सरकार है पूरी नेगोशिएट कर रही है थोड़ा, क्योंकि टेस्ला के थोड़े रेट्स काफी हाई है। उनसे गडकरी जी ने भी बात की कि आप थोड़े रेट डाउन कीजिए, ताकि हिंदुस्तान का जो मध्यम वर्ग है उस कार को खरीदे। और आने वाले आप देखिए कि पूरी तरह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसे हम कहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वो सारी चीजें की जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी हम ये चीज देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एलईडी बल्ब्स लगे हैं, जब इस पे हमने स्विच ओवर किया था तो सब लोग कहने लगे थे ये देखिए जी, ये सरकार ने कुछ अपने लोगों को टेंडर दिए हैं, ये है वो है, कहाँ ऐसा होगा। लेकिन आज आप यदि देखिए, लगभग 26 लाख करोड़ रुपए की बचत इन एलईडी बल्ब्स की तरफ से हुई। और आज पूरे गांव में देखिए आपको येलो लाइट वाले बल्ब नहीं दिखाई देंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी जो बातें हैं। और दूसरे सबसे बड़ी बात है, आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से आपने ये भी देखा कि दूसरी जो कांग्रेस की पार्टियां थी, उनका जो जिस प्रकार से उनका असली रूप बाहर आया, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरा का पूरा डेलीगेशन पार्टीज का विदेश में भेजा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि वहां पे जिन लोगों ने, चाहे वो शशि थरूर थे, चाहे सलमान खुर्शीद थे, चाहे मनीष तिवारी थे, जिन्होंने वहां पे देश की बात की, कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। आप देखिए, और किस समय पे वहां के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये सवाल उठा रहे हैं कि कितने अपने राफेल गिरे, कितना आपका नुकसान किया। आप उनकी मेंटेलिटी देखिए, जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये लोग डोजियर पेश करते थे
यूएसए के आगे इंटरनेशनल डोमेन में ये डोजियर शो करते थे, देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। और अब की मोदी गवर्नमेंट की सरकार में हम डोजियर पेश नहीं करते, हम सीधी कार्रवाई करते हैं। और डोजियर पेश किया जा रहा है किनका? कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उनकी बाइट्स को कोट किया जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में चलाया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में चलाया जा रहा है। ये एक दोहरा चरित्र है। वो कह तो रहे थे कि हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन वास्तव में वो देश के साथ बिल्कुल नहीं खड़े थे। प्रदेश स्तर पे याद आता हूं। इसके बाद यदि आपने पहले का दौर देखा, जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, एक नया चैप्टर जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में शुरू हुआ। और उसी एक नए चैप्टर का यह परिणाम था कि आज जम्मू कश्मीर में आप देखिए, जब भी कोई सिलेक्शन लिस्ट निकलती है, एक गरीब मजदूर का बेटा भी उसमें आता है। आपके बसोली में एक मजदूर की बेटी को वहां सब इंस्पेक्टर आई है, बिलावर से भी कई ऐसे लोग आए जो लोग पढ़ेंगे, कंपटीशन करेंगे, वही जाएंगे। किसी भी प्रकार की, हाँ कुछ लोगों ने हाय तौबा की थी कि जब वो कुछ लिस्ट कैंसिल की थी। देखिए लिस्ट भी इसलिए कैंसिल की गई थी कि उनमें कुछ बंगलिंग्स थी। बंगलिंग्स के बाद जब वो लिस्ट आई, पूरी तरह से पारदर्शिता लिस्ट आई। और उसके बाद जैसे चुनाव हुए, हमारे यहाँ के डीडीसी चेयरमैन बने, दिन रात ये लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे पास कर्नल मान सिंह बैठे हैं, पूरी तरह से निष्ठावान, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और बलदेव सिंह बलोरिया, इनका जो आप शायद नहीं जानते हो कि जम्मू में जो इन्होंने अपने कार्यकाल में जो रेवोल्यूशन की है, वो भी एक, जिसमें चाहे आप गार्बेज कलेक्शन का था, दूसरा था ट्रांसपेरेंसी थी, और बड़े ही जो ब्यूरोक्रेसी और नेता के बीच एक जो बैरियर होता था, उसे सबको तोड़ के रखा। और मैं यही कहूंगा अपने नचल शब्दों में कि जम्मू कश्मीर और ये जो 11 वर्ष का कार्यकाल है, ये जम्मू कश्मीर के लिए भी और देश के लिए भी एक स्वर्णिम काल आ रहा है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 24 घंटे में लगभग 18 घंटे काम करता है। और हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जिसकी कैबिनेट में एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने जैसे कहा है, आज लोगों के अंदर एक विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है। ये ऐसे नहीं है, लोगों में उनमें विश्वास है कि मोदी है तो कर दिखाएंगे। जैसे पहलगाम हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने, हमारी वीर सेना ने जिसको रिस्पॉन्ड किया, ये आप सब लोगों के सामने है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप प्रेस के बंधुओं से कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो ये सर, इसमें कोई शक नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, जो डिमांड है इस समय यूटी बनने के बाद बार बार लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए, इसको लेकर क्या आप कोई? देखिए, हमारे जो सर्वोच्च नेतृत्व है, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि जब राइट समय होगा तो स्टेटहुड देनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बार बार रिपीट किया है, प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जब यहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे तो अपोजिशन के लोग कहते थे कि यहाँ पे तो चुनाव होना ही नहीं है, इन्होंने तो बस प्रेसिडेंट रूल करना है, एलजी मनोज सिन्हा ही यहाँ रूल करेंगे। लेकिन चुनाव हुए ना, तो तब भी केंद्र ने ये कहा था कि जब उचित समय आएगा वी विल कंडक्ट द इलेक्शन इन फ्री एंड फेयर मीन्स। तो वो हुए, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ चीजों में देरी लगती है, कुछ कई कारण होते हैं वैसे, लेकिन स्टेटहुड अभी भी उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी, लेकिन राइट टाइम में। केंद्र को भी बड़ी चीजें देखनी होती है, जब उन्हें लगेगा उचित समय पे। एक आखिरी सवाल करूंगा, बहुत सी गवर्नमेंट बिल्डिंगें बनी हैं, यहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज बना था जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी बिलावर से विधायक बन, अभी तक उसकी आप हालत देखोगे ना सर, इतनी बैड है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत सी बिल्डिंग है, PHE डिपार्टमेंट की, मेडिकल की या एजुकेशन डिपार्टमेंट की, यार कब तक ये सिस्टम? देखिए, उस सवाल के बारे में मैं इतना कहूंगा कि बिल्कुल जब निर्मल सिंह जी यहाँ से जीते थे, उन्होंने बिलावर की डेवलपमेंट के लिए एक नया अध्याय, नया चैप्टर लिखा है, वो आपके सामने है। यहाँ तक उस बिल्डिंग का वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो बनी थी। लेकिन उस सवाल का मैं सीधा जवाब पाऊंगा कि कर्नल मान सिंह या ये देखो कि मेरी बात सच है कि कुछ एक प्रोजेक्ट हैं बिलावर के अंदर जो जिनमें जो धीमी गति से चल रहे हैं। उसमें बिलावर का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो एक बिल्डिंग है, उसके लिए भी 28 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दोबारा उसकी जो DPR है वो रिवाइज हुई है। पहले उसके लिए कम धन 7 करोड़ रखा गया था, जिससे काम नहीं हो रहा था, 28 करोड़ रिवाइज कर दिया गया। लेकिन सरकार ने पैसे मुहैया नहीं कराए, वो उसके लिए प्रयास चल रहा है। और जो हमारे लोकल MLA हैं, असेंबली में भी इन्होंने सवाल उठाया है, आने वाले समय में वो फंडिंग मिलेगी तो हॉस्पिटल चालू हो जाएगी। ये जो नर्सिंग कॉलेज की बात करी, इसको भी लेके बात रखी है मैंने, LG साहब को इसका मेमोरेंडम भी पिछले दिनों में दिया था हम लोगों ने, और इसको फॉलो अप करेंगे। कि सबसे बड़ी बात आती है गवर्नमेंट की, आजकल जो स्टाफ नहीं है, नॉर्मल जो अदारे हैं उनमें चलाने के लिए स्टाफ नहीं है। तो जब एक पॉलिसी बनेगी, जब नई रिक्रूटमेंट होगी, सफिशिएंट स्टाफ होगा, तो वो हॉस्पिटल बन के तैयार है। बिल्डिंग खराब हो रही है, ये मैं भी कंसर्न व्यक्त करता हूँ, लेकिन
उसके लिए प्रयास हमारा जारी है, आने वाले समय में करेंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी ये बिलावर रहती है, लेकिन बिलावर में आपको भी पता है कि हॉस्पिटल की कंडीशन जो है वर्स्ट कंडीशन है। अभी जो रोड्स आए हैं PMGSY के, एक भी बिलावर के लिए रोड नहीं आया, तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है बिलावर के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं कह सकते कि रोड नहीं आए हैं। 160 के लगभग रोड जो है पूरे जिले के अंदर मैपिंग हो गई है और वो लिस्ट में आ गए हैं। उनकी हमने एक बोर्ड बना है जिसमें सारे DDC ने, MLAs ने और मैंने खुद DDC चेयरमैन और माननीय MP साहब ने भी उसके ऊपर साइन किया है। ये जरूर है कि प्रोजेक्ट टाइमली ना बढ़ पे या हो किसी की वजह से, तो और प्रोजेक्ट फर्स्ट बैच में नहीं है, लेकिन इसके मल्टीपल बैच आएंगे आने वाले समय में। बैच 1, बैच 2, बैच 3 और 6 महीने साल के अंदर अंदर ही दूसरा बैच आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि उसमें बिलावर के रोड आएंगे, काफ़ी मकदार में बिलावर के और जो हमारे बनी का, लोई मलार का एरिया है, बसोली के जो पहाड़ी क्षेत्र है, उकंडी का जो क्षेत्र है, उसमें बड़े सारे रोड दिए गए हैं। आपका त्रिपाठी जी बैठे हैं यहाँ, रामकोट, गुजरू, नगरोटा के ब्लॉक के भी रोड हैं। काफ़ी हमारे जो DDC मेंबर्स हैं काफ़ी उन्होंने इंटरेस्ट लिया, MLA साहब भी इन्वॉल्व थे सब लोग। तो ये रोड उचित समय में आएंगे और सब जगह जो है सड़कें बनेंगी। ये मोदी सरकार का कमिटमेंट। थैंक यू वेरी मच।